हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशंस के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो गाइस, एंजाइम जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो कि किसी भी रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज़ कर देता है या डिक्रीज़ कर देता है, लेकिन खुद जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो गाइस, ये जो है एंजाइम का डेफिनेशन है जिसको हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो गाइस, हम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में उस एंजाइम की जो भी स्ट्रक्चर रहती है या उसकी जो भी कैटालिस्टिक फंक्शन है उसमें हम यहाँ पे कर देंगे मॉडिफिकेशन, जिसके कारण हमको एक नोवल मेटाबोलाइट जो है वो ऑब्टेन होगा, जो कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी रिएक्शंस पाथवेस है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो हम उस एंजाइम की यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड कैटालिस्टिक फंक्शन में यहाँ पे चेंज करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हम समझते हैं गाइस एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो गाइस, एंजाइम इमोबिलाइजेशन मतलब हम यहाँ पे किसी भी एंजाइम को इमोबिलाइज करेंगे, ठीक है, मतलब उसकी एक्टिविटी को रोकेंगे, या तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, या बोल सकते हो कि यह किसी भी रिएक्शंस है, ठीक है, तो उसकी रेट को हम कम करने के लिए तो हम यहाँ पे एंजाइम को इमोबिलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू अ सॉलिड सब्सट्रेट ओवर विच द सब्सट्रेट इज पास्ड एंड कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम किसी भी एंजाइम मॉलिक्यूल्स रहता है उसको कन्फाइनिंग करते हैं, मतलब उसको इंक्लोज कर देते हैं किसी भी सॉलिड सपोर्ट्स में, ठीक है। तो एंजाइम जो है किसी भी जो भी सब्सट्रेट रहता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देंगे, उसको उसको कन्फाइनिंग करके, या बोल सकते हो उसको इंक्लोज करके किसी भी सॉलिड सपोर्ट्स में। तो गाइस, ये होता है एंजाइम इमोबिलाइजेशंस। तो गाइस, एंजाइम इमोबिलाइजेशंस क्यों किया जाता है उसको हम समझते हैं। तो गाइस, एंजाइम इमोबिलाइजेशंस किया जाता है उस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके डिग्रेडेशंस को डिग्रेडेशन से बोल सकते हैं, उसके डीएक्टिवेशंस से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी भी रिएक्शंस है, ठीक है, तो अगर आपको उस रिएक्शंस को स्टॉप करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। या बोल सकते हो कि किसी भी एंजाइम को आपको सेपरेट करना है किसी भी प्रोडक्ट से, तो इस कारण भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बोल सकते हो कि किसी भी एंजाइम को अगर आपको रीयूज़ करना है, ठीक है, ठीक, अलग अलग रिएक्शंस के लिए उसको आपको रीयूज़ करना है, तो उसके लिए भी एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड लेस चांस ऑफ कंटामिनेशन इन प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये भी जो है एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिए एक यूज़फुल टेक्निक है, ठीक, मतलब इसके लिए किया जाता है। तो ये है रीजंस एंजाइम इमोबिलाइजेशन के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके क्या डिसएडवांटेजेस है एंजाइम इमोबिलाइजेशंस के, ठीक है। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है guys, एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेक्निक होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको आइसोलेशन करना है, उसका प्योरीफिकेशंस करना है, ठीक है, और उस एंजाइम को रिकवर करना है, तो इन सब का कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली टेक्निक होता है, ठीक है। एंड इस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आर लिमिटेड, ठीक है, तो इंडस्ट्री में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सम एंजाइम आर द रिड्यूस और कम्प्लीटली लॉस ऑफ देयर इमोबिलाइजेशन ऑन सॉलिड सपोर्ट कैरियर, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एंजाइम को इमोबिलाइज कर रहे हो तो उसकी जो कैटालिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो ज़्यादातर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती है। सम एंजाइम बिकम अनस्टेबल आफ्टर इमोबिलाइजेशन, ठीक है, तो अगर आप उसको इमोबिलाइज कर रहे हो तो चांसेस ये भी होती है कि वो अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। एंड एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड बाय द हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, ठीक है, तो आप उसका बहुत सारे आइसोलेशंस कर रहे हो, प्यूरिफिकेशंस कर रहे हो, ठीक है, या बोल सकते हो कि आप उसको इमोबिलाइज कर रहे हो तो उसमें जो है हीट वगैरह जनरेट होता है, तो उससे ये चांसेस होती है कि वो जो हमारा एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है एंजाइम इमोबिलाइजेशंस के। तो अब हम देखते हैं कि हम एंजाइम इमोबिलाइजेशंस में जो कैरियर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कैरियर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो उस कैरियर मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ जो भी हम कैरियर मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, वो जो है हमारा एंजाइम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, वो जो है काफ़ी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। एंड रीजनरेबल, ठीक है, मतलब हम एंजाइम को उससे आसानी से रिजनरेट कर सके ऐसा होना चाहिए, ठीक है। रिडक्शन इन द प्रोडक्ट इनहिबिशंस, तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कैरियर मैट्रिक्स को के जो कि होना चाहिए किसी भी कैरियर मैट्रिक्स में। देन अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर्स, ठीक है, जो हम कैरियर मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं
तो हम किस किस तरह के कैरियर को यूज़ करते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा इनऑर्गेनिक कैरियर, सेकेंड आता है ऑर्गेनिक नेचर कैरियर्स एंड थर्ड आता है ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सबसे पहले देखते हैं हम इनऑर्गेनिक कैरियर्स में हम कौन कौन से जो है यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया एंड पोरस ग्लास हो गया, सिलिका, इसका यूज़ किया जाता है। एंड ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स में हम यूज़ करते हैं सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है, डेक्स्ट्रॉन हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गया, है ना, एगरेस हो गया, स्टार्च हो गया, पेक्टिन हो गया, चिटोसेंस हो गया। तो ये हमारे ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स हैं। एंड थर्ड आता है फिर ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है पॉलीस्टायरिन हो गया, ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट हो गया, एक्राइलिक पॉलीमर्स हो गया। तो ये है ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरियर जो है उसको यूज़ किया जाता है एंजाइम इमोबिलाइजेशंस के लिए। तो गाइस अब हम देखते हैं मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशंस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे एंजाइम इमोबिलाइजेशंस की बेसिकली टू मेथड है, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में आता है एड्जॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट एंड इनकैप्सुलेशन। एंड केमिकल में आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो कि सपोर्ट एंड क्रॉस लिंकिंग, दो टाइप से होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम एक एक करके काफ़ी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है, हम देखेंगे इसमें फिजिकल मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एड्जॉर्प्शन। इस एड्जॉर्प्शन मतलब आपको इसके नाम से ही क्लियर हो गया कि एड्जॉर्प्शन मतलब ये एक सरफेस जो है फिनोमिना है। एंड एक सेकेंड आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो कि वह उसके अंदर तक होता है। ठीक है, मतलब उसके इंटरनल जो भी इंटरनल सरफेस रहता है वहाँ तक जाता है। और एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो भी सरफेस रहेगा ये वहीं तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, मतलब जो भी हमारा एंजाइम रहेगा वो करियर के साथ जो है वो उसके सरफेस पे बाइंड होगा। ठीक है, वो उसके अंदर तक नहीं जाएगा, उसके सरफेस पे ही ये बाइंड रहेगा एंड उसको इमोबिलाइज करेगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के जो कैरियर्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो भी हमारा एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली वंडर वॉल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों बॉन्ड्स के थ्रू जो हमारा एंजाइम रहता है वो उस मैट्रिक्स के साथ वो इंटरेक्ट रहता है। देन हम इसमें कैरियर का यूज़ करते हैं जो कि हमारा सिलिका हो गया, बेंटोनाइट्स हो गया एंड सेलुलोज हो गया। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था एड्जॉर्प्शन। तो अब हम देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस है। तो आप देख सकते हो गाइस इसके डायग्राम। ठीक है, ये हमारा कैरियर मैट्रिक्स है एंड ये हमारा एंजाइम है। ठीक है, तो ये इसके सरफेस पे जो है ये बैंड हो जाएगा वंडरवॉल्स फोर्स के थ्रू एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये जो है आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाएंगे और ये जो है इमोबिलाइज हो जाता है। ठीक है, एंड तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। तो गाइस ये जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इकोनॉमिक टेक्निक है। ठीक है, इसमें जो है एक्टिविटी लॉस होने की भी चांसेस जो है वो कम होती है। एंड हम इसको आसानी से रिसाइकल रीयूज़ कर सकते हैं, इसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये है इसके एडवांटेजेस। देन सेकंड हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया जो है यहाँ पे नहीं मिल पाता है उसके बाइंडिंग के लिए। ठीक है, एंड एक्सपोजर ऑफ एंजाइम टू द माइक्रोबियल अटैक, तो यहाँ पे माइक्रोबियल अटैक के चांसेस रहते हैं। अब हम देखेंगे गाइस सेकंड इंट्रैपमेंट। ठीक है, मतलब इंट्रैपमेंट मतलब गाइस आपको इसके नाम से क्लियर हो गया, किसी भी चीज़ को ट्रैप करना, उसको फंसाना किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है इंट्रैपमेंट। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट द एंजाइम और सेल आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द सपोर्ट सरफेस बट सिंपली ट्रैप्ड इनसाइड द पॉलीमर मैट्रिक्स। तो गाइस जैसे कि हमने एड्जॉर्प्शन में देखा था कि जो भी हमारा एंजाइम रहता है इस पर ये डायरेक्टली अटैच हुए रहता है और ये फिर उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है या बोल सकते हैं उसको इमोबिलाइज करता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इंट्रैपमेंट रहता है इसमें ऐसा नहीं होता है, ये कैरियर मैट्रिक्स से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, ये इसके अंदर इनक्लोज रहता है। तो गाइस जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे इसके बीच में जो भी हमारा कैरियर मैट्रिक्स है उसके बीच में यहाँ पे जो है ये ट्रैप है। ठीक है, तो इस तरह से होता है इंट्रैपमेंट। तो जो भी हमारा एंजाइम हो गया, ठीक है, वो अलग अलग जो भी हमारे जेल हो गया या फाइबर्स हो गया, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है वो इंटरेक्ट हुए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको जेल में उसको इंक्लूजन करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो पॉलीएक्राइल एमाइड जेल, विनाइल एल्कोहल जेल हो गया एंड इंक्लूजन ऑफ फाइबर। ठीक है, तो अगर आप फाइबर में इंक्लूजन करते हो तो आप यूज़ करते हो सेलुलोज हो गया एंड पॉलीएक्राइल एमाइड जेल हो गया। ठीक है, एंड इंक्लूजन इन माइक्रो कैप्सूल्स, तो इसमें हम यूज़ करते हैं पॉलीएमिन्स हो गया, पॉलीबेसिक एसिड हो गया, क्लोराइड मोनोमर्स हो गया, तो इन सब का यूज़ करते हो। तो इसके जो है इंट्रैपमेंट जो है के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो है यहाँ पे यूज़ करते हो
कैरियर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये है कैरियर मैट्रिक्स अलग अलग। तो ये भी जो है गाइस ये एग्जांपल्स में मतलब सॉरी एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं कि अगर आपको जेल में उसको इंक्लूजन करना है, फाइबर में इंक्लूजन करना है, तो आप कौन कौन से यहाँ पे यूज़ करते हो कैरियर मैट्रिक्स का। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन थर्ड देखते हैं हम इनकैप्सुलेशंस। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन मतलब आपको पता है कि जिस तरह से कैप्सूल्स में जो हमारा ग्रेन्यूल्स जो रहता है वो फिल रहता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी जो हमारा एंजाइम रहता है वो जो भी हमारा एक सेमी परमेबियल जो पॉलीमर मेम्ब्रेन होता है उसमें ये जो है इंक्लोज रहता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इट इन्वॉल्व द इंक्लोजिंग द एंजाइम विद इन द सेमी परमेबियल पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा एंजाइम मॉलिक्यूल्स है वो इस सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन में ये जो है इंक्लोज रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है इसको देखते हैं हम। तो इसमें कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशंस करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप डायरेक्टली उसमें इंक्लोज कर सकते हो। एंड रिलेटिवली स्टेबल फॉर्म है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड हैंडलिंग इसका हैंडलिंग में भी काफ़ी ईजी होती है और इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो है लीकेज के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स पाए जाते हैं, तो ये चांसेस होती है कि जो एंजाइम है वहाँ से लीक हो जाए। ठीक है, तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस। तो गाइस ये थे इसके फिजिकल मेथड जिसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे केमिकल मेथड। ठीक है, तो केमिकल मेथड में था कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में बेसिकली जो भी हमारा एंजाइम रहता है, ठीक है, वो वाटर इनसॉल्युबल कैरियर मैट्रिक्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये जो है आपस में अटैच रहते हैं। जैसे हमारे फंक्शनल ग्रुप जैसे कि कार्बोक्साइल ग्रुप हो गया, सल्फोहाइड्राइल ग्रुप हो गया एंड हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। तो इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेसिकली इस तरह के जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो गाइस इसका एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। तो इस तरह की जो बाइंडिंग होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, इसका जो फोर्स मतलब जो हमारा एंजाइम रहता है या कैरियर रहता है, ठीक है, उन दोनों के बीच काफ़ी स्ट्रांग जो है जो अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, जिसके कारण उसके लीकेजेस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। देन उसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो जो हमारा कोवेलेंट बाइंडिंग रहती है वो उसके जो कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होने के चांसेस रह सकते हैं, और जो भी उसका एक्टिव सेंटर रहता है एंजाइम्स का तो उसमें कुछ भी अल्ट्रेशन आने के चांसेस रहते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। देन अब हम देखते हैं क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, तो क्रॉस लिंकिंग मतलब जैसे कि guys जो भी हमारा एंजाइम रहता है एंड कैरियर रहता है, ठीक है, उनमें क्या होता है यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होता है। ठीक है, जिसके कारण एक 3 डायमेंशनल जो है स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म होता है एंजाइम्स का। ठीक है, तो ये जो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर रहता है तो वो काफ़ी स्ट्रांगली एक दूसरे से जो है अटैच रहते हैं और वो जो है आसानी से उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है। तो गाइस इसका फर्स्ट जो एडवांटेजेस है इसमें वेरी लिटिल डिसऑप्शन चांसेस रहती है। ठीक है, तो इसमें डिसऑप्शन की चांसेस कम रहती है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, जैसे उसका पीएच हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, जैसे कि ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, और जो भी यहाँ पे क्रॉस लिंकेज होती है इसके में, ठीक है, जो भी एक्टिव साइट में, ठीक है, तो वो उसमें अल्ट्रेशन होने की भी चांसेस रहती है। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस। देन अब हम देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या है एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स के। तो गाइस एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेक्निक होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कैरियर्स का यूज़ करते हैं उसके इमोबिलाइजेशन के लिए, ये तो थोड़ा कॉस्टली टेक्निक हो जाता है। चेंज इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो एंजाइम्स रहते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने के चांसेस रहते हैं। प्रॉब्लम विद मल्टी एंजाइम सिस्टम एंड एक्टिविटी लॉस ड्यूरिंग द इमोबिलाइजेशन, एंड उसकी जो एक्टिविटीज़ रहती है उसमें भी लॉस होने की चांसेस रहती हैं। तो ये है कुछ लिमिटेशंस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।